मौलिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित ज्ञान दूत 2.0 की केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स, और आज हम एल्डिहाइड और कीटोन का 5th पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे विटिंग रिएक्शन, मानीश रिएक्शन, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन, इनोल और इनोलेट्स को समझेंगे, एल्डोल रिएक्शन एंड पैलोफॉर्म रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि इस पे शॉर्ट नोट आता है बच्चों एग्जाम में, और इसको विटिंग ऑलिफिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम ऑलिफिन्स यानी कि एल्कीन्स बनाते हैं। तो इसमें एल्डिहाइड या कीटोन, उसकी अभिक्रिया हम कराते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम गिलाइड, जिसको कि विटिंग रिएजेंट भी कहा जाता है। तो इन दोनों की अभिक्रिया से सीधे सीधे हमें मिल जाता है एल्कीन। तो ये एल्कीन बनाने का बहुत अच्छा मेथड है, और प्रोडक्ट आपको सीधा सीधा कैसे बनाना है, आप ऑक्सीजन को हटा के और जो ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम है उसके CH2 को लगा दें। जो भी H है यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, चाहे वो H भी हो सकते हैं, वो कोई R भी हो सकता है, तो सीधा सीधा डबल बॉन्ड CO के इस कार्बन को और इस कार्बन को आपको डबल बॉन्ड से जोड़ना है। इसी प्रकार से यहाँ देखें, ऑक्सीजन को हटाया CH2 जोड़ दिया, यहाँ ऑक्सीजन को हटाया ये CH2 जोड़ दिया, और साइड प्रोडक्ट बनता है ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड। ये जो अभिक्रिया है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, और जो विटिंग रिएजेंट है इस प्रकार से अनुनाद शो करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ कार्बन पर डिस्प्लेस हो जाएंगे, और जिससे कार्बन पर ऋण आवेश और फास्फोरस पर धन आवेश आएगा, और इस प्रकार से ये एक न्यूक्लियोफाइलिक की तरह काम करता है। विटिंग रिएजेंट पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा हो, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करेगा। उस बेसिस के ऊपर जो इलाइट्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्टेबलाइज इलाइट और अनस्टेबलाइज इलाइट्स, और उसके अनुसार जो है प्रोडक्ट की यानी कि एल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी अफेक्ट होती है। जो बच्चे जैम या किसी अन्य कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज को आगे पढ़ सकते हैं। अब एग्जाम में जो है उस पे शॉर्ट नोट आता है विटिंग रिएक्शन पे, तो आपको क्रिया विधि भी उसमें समझानी है, और क्रिया विधि बहुत सिंपल है। अभी हमने देखा था कि कार्बन जो ये लाइट है उसमें कार्बन पर ऋण आवेश है, तो वो एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करता है, और कार्बोनिल के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, और जब इस कार्बन पर अटैक होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर विस्थापित होंगे, जिससे ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आएगा, और ऑक्सीजन अब इस फास्फोरस जिस पर धन आवेश है उनके दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, और इस तरह से 4 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट हमें मिलता है ऑक्सा फॉस्फेटेन, और ये बहुत जल्दी रिंग टूट जाती है, और इससे हमें एल्कीन और ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम ऑक्साइड स्टेबल कंपाउंड प्राप्त हो जाते हैं। एल्कीन इसमें अगर ग्रुप जो कार्बन पर लगे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो हमें एल्कीन मिलेगी वो सिस या ट्रांस हो सकती है। इस रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि इससे हमें रिजियो सेलेक्टिव एल्कीन मिलती है। रिजियो सेलेक्टिव का मतलब है एक ही प्रकार की एल्कीन, मतलब एल्कीन में जिसमें सीधा सीधा कार्बोनिल कार्बन और इलाइट के कार्बन को आपको जोड़ना है। इसके विपरीत अगर हम विलोपन अभिक्रिया करते हैं तो उसमें जो हमें एल्कीन मिलती है वो 2 तरह की मिलती है, पोजिशनल आइसोमर्स, 1 एल्कीन 2 एल्कीन। तो यहाँ पर हमें सीधा रिजियो स्पेसिफिक एल्कीन आपको मिलेगी। विटिंग रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इससे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें एक है बीटा कैरोटीन, जिसको कि हम नेचुरल पिगमेंट है जो जॉर्ज विटिंग ने लैब में बनाया।
बाय विटिंग रिएजेंट के 2 मोल लेकर और बीटा आयोडीन एसिटल्डिहाइड का 1 मोल लेकर। तो इस तरफ कार्बोनिल कंपाउंड पर इधर और इधर एक एक इलाइट का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा और ये एल्कीन बन जाएगी, जो कि वो है बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर। इस तरह से बीटा कैरोटीन या और भी बहुत सारे कंपाउंड्स, नेचुरली कंपाउंड्स, बायो कंपाउंड्स हम इससे बना सकते हैं। और इसलिए 1979 में जॉर्ज विटिंग को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट है विटिंग प्रोडक्ट यानी कि एल्कीन, और इससे आपको रिएक्टेंट ए बी बनाना है। तो जब हमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पहचानने हो तो उसको हम एक टर्म बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस। इसको हम इससे रिएक्टेंट पहचाने उससे पहले हम इस रिएक्शन को समझते हैं, सिंथेसिस ऑफ विटिंग रिएजेंट। विटिंग रिएजेंट को बनाने के लिए हम अल्किल हैलाइड्स लेते हैं और यहाँ हमने लिया है ट्राइफेनिल फॉस्फीन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और ये अभिक्रिया होती है SN2 क्रियाविधि के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेप में इस तरह से फॉस्फोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। और सेकंड स्टेप में इस पर बेस, क्योंकि हमने यहाँ लिया है ब्यूटिल लिथियम, तो ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन है यहाँ ट्रांसफर होंगे और ये पॉजिटिव चार्ज अब खत्म हो जाएगा और इस तरह से ये लिथियम ब्रोमाइड और ब्यूटेन बाहर निकल जाएगा और इस तरह से हमको विटिंग रिएजेंट प्राप्त होगा, जो कि अनुनाद के द्वारा स्टेबल भी हो जाएगा। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज हमने जो नोटिस करी है वो ये है कि ये अभिक्रिया क्योंकि SN2 के द्वारा हो रही है, तो वो ये लाइट बनाना इजी होगा जिसमें जो फॉस्फोरस है उस पर लेस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे। तो जो कार्बन इससे कनेक्टेड है उस पर जो ग्रुप हो वो क्या हो, छोटे हो, तो हमारे लिए उस लाइट को बनाना इजी होगा। उसी बेसिस को ध्यान में रखते हुए आप जब इसको तोड़ेंगे तो आप इस तरह से क्लीव करें इस बॉन्ड को। हमें क्या करना है, एक जगह ऑक्सीजन लगाना है और एक जगह लगाना है फॉस्फीन। एक कार्बन पर फॉस्फीन, एक कार्बन पर O। तो अब हम इसको लेस हिंडर्ड वाला लेंगे। तो लेस हिंडर्ड कौन सा हुआ, ये वाला। इसलिए हमने फॉस्फीन लगाया CH2 पे और CO लगाया इस वाले कार्बन पर। इसी तरह से इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, यहाँ लगाएंगे O और लेस हिंडर्ड पे लगाएंगे हम फॉस्फीन। तो आप लोग इस तरह से समझ के बहुत इजीली इस टाइप की प्रॉब्लम्स को बच्चों सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन और इसमें हम मेन रिएजेंट हमारा है वो जिंक और अल्फा हेलो एस्टर। तो जब अल्फा हेलो एस्टर्स की अभिक्रिया एल्डिहाइड कीटोन के साथ हम करते हैं जिंक की उपस्थिति में, तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलते हैं। अब अगर हमें इसमें सीधा सीधा प्रोडक्ट बनाना हो तो इसको भी बच्चों आप समझ लीजिए। इस कार्बन को, कार्बोनिल वाले कार्बन को और जो अल्फा हेलो कार्बन है उन दोनों को जोड़ के नया बॉन्ड आप बना दीजिए ये, और जो ऑक्सीजन है कार्बोनिल का उसको चेंज कर दीजिए OH में। उस तरह से सीधा प्रोडक्ट आप बना लेंगे। आइए इसकी क्रियाविधि समझते हैं। पहले जो है अल्फा ब्रोमो एस्टर, इसकी रिएक्शन जिंक से होके ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बन जाएगा और फिर इसकी अभिक्रिया होगी, न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया होगी कार्बोनिल के कार्बन पर। क्योंकि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन पर ऋणावेश यानी कि न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया हो गई, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। और अब हम इसका कराएंगे प्रोटोनेशन एसिडिक मीडियम में। तो ये प्रोटोनेशन हो गया और ये हमें मिला बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। और जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो इजीली ये पानी का मॉलिक्यूल हम निकाल ही सकते हैं, और जो कि ड्राइविंग फोर्स होता है। और क्योंकि ये अनसैचुरेटेड बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, जो कि इसकी तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये है कि ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स गिग्नार्ड रीजन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए वो एस्टर पर ऐड नहीं होंगे। अब ये प्रोडक्ट है रीफॉर्मेट्स की बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। यहाँ भी आपको रेट्रोसिंथेसिस करके रिएक्टेंट को पहचानना है।
अभी हमने देखा था कि हमने ये कार्बन कार्बन बॉन्ड नया बना है, ये वाला ये बना है दोनों में। यहाँ पे हमको क्या लगा देना है, हेलोजन Br, और यहाँ पर इसको कर देना है CO। इसी तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा CO यानी कि साइक्लोहेक्सेनॉन, और ये हो जाएगा Br। जो अब हम चलावयता या टॉटोमेरिज्म को समझते हैं, क्योंकि आगे जो रिएक्शन होंगी वो इनोलेट आयन के थ्रू ही होंगी। तो चलावयता हम जानते हैं कि एक फॉर्म, जो कोई कंपाउंड जब दो फॉर्म्स में रहता है तो उसे हम कहते हैं चलावयता। तो जैसे ये एल्डिहाइड कीटोन्स इस तरह से इनोलिक फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ये कीटो ग्रुप है और यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड और OH, इसे हम कहते हैं इनोल। तो दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और ये जब बेस की अभिक्रिया या कोई भी बेस आता है तो ये जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है तो हमें मिलता है ये एनायन, जैसे हम इनोलेट एनायन कहते हैं। और अनाज के द्वारा कार्बन पर भी आ सकता है ऋण आवेश और ऑक्सीजन पर भी आ सकता है। और सामान्यतः अगर हम देखें तो इनोल फॉर्म जो है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है बजाय कीटो की। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि जब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसके जो पास वाला कार्बन, जैसे कि हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उस पर जो प्रोटॉन होता है वो थोड़ा सा अम्लीय होता है। अम्लता को हम कैसे समझते हैं, एसिडिटी, किसी भी प्रोटॉन की या कंपाउंड की एसिडिटी और पीके वैल्यू में रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसकी पीके वैल्यू का मान यानी कि एसिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। पीके का मान जितना कम होगा वो कंपाउंड उतना ही या उसका प्रोटॉन उतना ही एसिडिक होगा। तो ये प्रोटॉन थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है CO ग्रुप की वजह से। तो जब बेस आया तो उसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया और इस तरह से ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर चले जाएंगे, भेज सकते हैं आप लोग बच्चों। तो यहाँ आपने ये बन गया हमारे पास इनोलेट आयन। और अब हम जानते हैं कि जो इनोलेट आयन बना है ये अब फिर स्थायी हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजे आपने और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर, इससे ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ गया। तो इस तरह से ये कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर भी, तो इसलिए ये एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। ऑक्सीजन पर भी प्रोटॉन ऐड हो सकता है और कार्बन पर भी। किंतु अगर हम इन दोनों अनाथ संरचनाओं को देखें तो ए ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि इस CO बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है बजाय CC के। किंतु अनाथ के अंदर बी का योगदान ज्यादा होता है, क्योंकि ऋण आवेश इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर ऋण आवेश है। अब हम इसको ये जो इनोलाइजेशन है वो एसिडिक कैटलाइज भी हो सकता है या बेस कैटलाइज भी हो सकता है। तो अगर एसिडिक कैटलाइजेशन होगा तो पहले जो भी हमारा एल्डिहाइड कीटोन है उसके ऑक्सीजन पर क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी। हम क्या लगा देंगे, H को कहाँ लगा देंगे, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और इसलिए आ गया, इस पर आपने लगा दिया धन आवेश। अब सेकेंड स्टेप में जो बेस है वो इस अल्फा हाइड्रोजन को लेके जाएगा, तो जिससे कि इनोल बन जाएगा। इस तरह से कीटो और इनोल फॉर्म साम्य में रहते हैं। इसी तरह से अगर बेस कैटलाइज रिएक्शन होगी तो बेस पहले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, जिससे ये इनोलेट आयन बनेगा। और अब इस पर प्रोटोनेशन होकर हमें इनोल मिल जाएगा। तो इस तरह से इनोल जो है वो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में हमें बदल जाता है और ये दोनों साम्य में रहते हैं। तो अब साम्य में अगर हम देखें तो यूजुअली जो है कीटोनिक फॉर्म की परसेंटेज ज्यादा होती है, 99% कीटोन फॉर्म मिलती है हमें और लेस देन 1% मिलता है हमें इनोल फॉर्म। तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि प्रोटॉन कितना एसिडिक है, क्योंकि प्रोटॉन इतनी इजीली निकलेगा, प्रोटॉन निकलने से हमें इनोलेट बनता है। तो अगर प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होगा तो हम कम वीक बेस भी ले सकते हैं इसको निकालने के लिए, और अगर प्रोटॉन कम एसिडिक है, ये प्रोटॉन बहुत वीक एसिड है, तो उस स्थिति में हमें इसको निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता होगी। तो इसलिए यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक तो हमारा प्रोटॉन कितना एसिडिक है
और हम बेस कौन सा सेलेक्ट करें उसको निकालने के लिए। तो आइए इसे हम समझते हैं। कीटो और इनॉल फॉर्म जैसे हमने बताया कि दोनों साम्य में रहती है। तो इसको समझने के लिए पी के वैल्यू आपको समझनी होगी, यानी कि इसका जो प्रोटोन है वो कितना एसिडिक है। वो जितना कम एसिडिक होगा, क्योंकि प्रोटोन के निकलने से ही इनॉल फॉर्म में वो साम्य में आता है। तो इसका प्रोटोन चूंकि अगर पी के वैल्यू देखें तो हम 24 है, तो उतना एसिडिक नहीं है, और इसलिए ये कीटो फॉर्म में ही रहना पसंद करेगा ज्यादा, और इनॉल फॉर्म 1% से भी कम हमें प्राप्त होगी। और यहाँ अगर हम एसीटोन को देखें, इसकी तुलना में इसका पीके वैल्यू 20 है, यानी कि थोड़ा सा ये ज्यादा अम्लीय है। और ये भी इसलिए इनॉल फॉर्म लेस देन 1% रहती है। और अगर हम इस डाई कार्बोनिल कंपाउंड को देखें, डाइमेथिल मैलोनेट, तो ये 2 CO की वजह से ये वाला CH2, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ये तो उतना ही एसिडिक है जितना यहाँ पर ये है, पर ये 2 जो प्रोटॉन्स हैं ये ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। और अगर हम इसका पीके वैल्यू देखें तो ये 9 आ जाता है। और जब ये इनोल बना लेता है, इनोल फॉर्म, तो ये 50% से ज्यादा इक्विलिब्रियम में रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो उसको स्टेबलाइज करती है। और एक और फैक्टर यहाँ काम करता है कि जब इनोलेट बनता है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी यहाँ पर होता है। तो इस कारण ये वाला प्रोटोन ज्यादा एसिडिक है, तो ज्यादा एसिडिक है तो इससे इनोल बनेगा, और इनोल बनेगा तो इसलिए इनोल की जो इक्विलिब्रियम में कंसेंट्रेशन है वो इनोलिक फॉर्म की ग्रेटर देन 50% होगी। और ये है DMSO, डाइमेथल सल्फोक्साइड, ये बहुत वीक है, 35 आप इसकी देख सकते हैं। तो अब हमारे लिए जब भी हम इनोलेट बनाएंगे, ये उन बच्चों के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये इनोलेट का बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं तो तभी आप कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 चीजें हो जाती हैं कि एसिडिटी ऑफ अल्फा प्रोटोन, वो कितना एसिडिक है, उसके अनुसार ही हमारे पास इनोलेट आयन बनेगा, अर्थात इनोल की परसेंटेज कितनी होगी उसके आधार पर ही डिसाइड होगी। और दूसरा होता है सिलेक्शन ऑफ बेस। तो अभी हमने समझा कि अल्फा हाइड्रोजन है, बेस आया, बेस ने प्रोटोन निकाला, और क्या बना, ये वाला इनोलेट आयन, और इसका हम रेजोनेंस कराएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, और ये बन गया अनादित संरचना। और ये है हमारे पास डाई कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ आप जब बेस लेंगे तो ये वाले प्रोटोन अभी हमने समझा था कि ये ज्यादा एसिडिक है, तो ये जब निकले तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और ये यहाँ गए, और हमें ये मिला अनादित संरचना। और ये फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, तो कार्बन पर भी आ गया इनोलेट आयन। और अब ये यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ, तो हमें ये तीसरी वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी मिलेगी। और इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि 2 हमारे पास ऐसी स्ट्रक्चर है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, जो इसको स्टेबलाइज करता है। तो इसलिए इस कंपाउंड में, डाइमेथिल मैलोनेट में, जो है इनोलेट बनने की चांसेस ज्यादा है, यानी कि इसलिए इक्विलिब्रियम में इनोल की परसेंटेज 50% से यहाँ ज्यादा होगी। और इसलिए हम देख रहे हैं कि पीके का मान कितना हो गया, 9। अब ये जो रिएक्शन है जिससे कि इनोलेट बन रहा है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड एज ए एसिड है और आप उसमें बेस डालते हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन है, और एसिड बेस इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो ये हम जानते हैं कि जब एसिड के अंदर हम बेस डालेंगे, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और बेस का बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। तो रिएक्शन अगर हम चाहते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, इस दिशा में हो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, उसका वीक होगा, कॉन्जुगेट बेस भी वीक होगा, और एसिड भी वीक होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसलिए स्ट्रॉन्ग जो एसिड है वो, उससे जब हमारा कॉन्जुगेट एसिड बने स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो वो उसकी पीके का मान, जो कॉन्जुगेट एसिड बने इस एसिड की तुलना में पीके का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी कि वो लेस एसिडिक होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, तो ये बेस जो है इसके प्रोटॉन को निकाल लेगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो। और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, उल्टी दिशा में हो जाएगी।
तो ये सारा इस पर डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम पर, कि हमारा एसिड कितना स्ट्रांग है, बेस कितना स्ट्रांग है। अगर ये दोनों स्ट्रांग होंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, और अगर किसी भी कारण से वीक बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड जो बनेगा वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होगा तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो यहाँ अगर हम देखें इस रिएक्शन के अंदर, इनोलेट आयन के अंदर, तो एसिड को तो हमने समझ लिया कि कौन सा प्रोटॉन जितना एसिडिक होगा उतना पीके का मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर हम बेस ले रहे हैं, तो जैसे कि हम NaOH और इथॉक्साइड वगैरह बेस ले रहे हैं, तो हम के इक्विलिब्रियम देखें तो नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि जो इनसे कॉन्जुगेट बेस बने, आप देख रहे हैं ये कॉन्जुगेट एसिड, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनके पीके का मान क्या है, 16। इस एसिड की तुलना में ये जो कॉन्जुगेट एसिड है ये स्ट्रॉन्ग है, ये ज्यादा एसिडिक है। तो ज्यादा एसिडिक है तो ये तो प्रोटॉन ये बेस निकाल देगा, और हमें क्या मिल जाएगा, रिएक्टेंट। तो हमारा जो कार्बन कंपाउंड था उसका कंप्लीटली उसका बेस, उसका प्रोटॉन अल्फा हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस। किंतु अगर हम नॉन इक्विलिब्रियम टाइप के बेस लेते हैं, इस टाइप के NaNH2, LDA, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड या सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम का मान भी कितना ज्यादा है, क्योंकि जब ये हम लेंगे, ये बेस हम लेंगे, तो जब प्रोटॉन निकलेगा और हमारे पास जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो ये हम देख रहे हैं, ये बन रहा है कॉन्जुगेट एसिड, और इनका पीके का मान कितना है, 36। वही हमें चाहिए कि ये इस एसिड की तुलना में क्या हो, वीक हो। तो ये जो एसिड बना ये तो वीक है, तो अब इसका डिप्रोटोनेशन नहीं होगा, यानी कि अगर वीक एसिड बन रहा है, कॉन्जुगेट एसिड वीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, वही हम लोग चाहते हैं। और अगर हम NaH हमने लिया तो K इतना लार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्जुगेट एसिड हुआ वो क्या होगा, H2। तो इसलिए हम अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करनी है, तो जो कॉन्जुगेट एसिड बने वो क्या हो, वो इस एसिड से वीक हो, तो ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। तो इसी बेसिस के ऊपर अब जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है मानीच रिएक्शन। मानीच रिएक्शन में हम एक कार्बन कंपाउंड लेते हैं जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, और एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन। तो सीधा सीधा अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो आपको इसका H अमीन का, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन, और इसका H को निकाल के, पानी निकाल के सब कुछ जोड़ दीजिए, तो हमारे पास मिल जाता है अल्फा बीटा, बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिनको हम मानीच बेस भी कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है ये अम्ल की उपस्थिति में होती है, और इसमें हम दो क्रियात्मक समूह देख रहे हैं, अमीन, अमीन और कीटोन। आइए इसकी क्रियाविधि हम समझते हैं। पहले जो फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिड की उपस्थिति में इस तरह से योग हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा और बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक, ये एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। और जो अमीन हमने लिया है सेकेंडरी अमीन, वो एज ए बेस काम करके यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब ये स्टेबलाइज होगा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके, और इससे मिलेगा हमें इमीनियम सॉल्ट। बिल्कुल सिंपल सिंपल आप समझ के करते जाइए। और ये भी इस तरह से अनुनाद के द्वारा ये पाई इलेक्ट्रॉन हम नाइट्रोजन पे जा सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगी अनुनाद संरचना, ये एक्ट होगी एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और ये अब हमारा एक्टिव हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड कीटोन है, बेस हम लेंगे, इनोलेट बनेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा। सीधा आपने जोड़ना है और ये प्रोडक्ट आ गया मानीच बेस। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन की, क्योंकि इससे हम कई सारे नेचुरली कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज करते हैं, पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, एंटीबायोटिक्स और कई सारे पॉलीमर्स, और हम ड्रग्स इससे बनाते हैं। हम एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड कार्बोनिल के अलावा जैसे कि टर्मिनल एल्काइंस, नाइट्रो एल्केन्स, फिनोल्स, पिरोल्स और इंडोल्स भी ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि फिनोल्स, पायरोल्स ये भी मानीच अभिक्रिया दिखाते हैं,
उनकी रिएक्शन हम फॉर्मल्डिहाइड और प्राइमरी सेकेंडरी अमीन के साथ करते हैं। इस तरह से हमें ये मानीज बेस प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डोल। तो एल्डोल रिएक्शन क्या है? जब हम कार्बोनिल कंपाउंड के, एक ही कार्बोनिल कंपाउंड के 2 मोल लें जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या होता है कि एक जो उसका अणु है वो तो करता है इनोलेट की जैसे काम, और दूसरे तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और दूसरे अणु के कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक योग होता है, और इस तरह से हमें मिलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो एक मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा यानी कि इनोलेट बनाएगा, और दूसरा उस पर अटैक और उस दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। यहाँ जो हम कॉमनली बेस लेते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या बैरियम हाइड्रोक्साइड। आइए इसकी क्रिया विधि हम समझते हैं। तो ये बेस आप लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कराएंगे, यहाँ बनेगा कार्बन आयन, इसको अनाज इस स्ट्रक्चर बना दीजिए आप। यहाँ इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने सेंड किए, और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, उससे हमारे पास ये वाली अनादित संरचना आ गई। अब ये बना इनोलेट, ये इनोलेट अब दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर एडिशन हो, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, और ये न्यू कार्बन का बॉन्ड बनेगा अल्फा बीटा, और फिर इसका प्रोटोनेशन होकर हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिलेगा। अब हमें ये समझना है कि हमें इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाना है। कोई भी एल्डोल रिएक्शन हमारे पास हो तो हम कैसे प्रोडक्ट बनाएं। तो बच्चों इसको आप बहुत इजी समझ लीजिए, क्योंकि हमने जैसे बताया एक जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो उसको आप ऐसे लिख दीजिए, ये आपने लिख दिया CO जो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बोनिल काम कर रहा है, और ऐसे V बना देंगे हम, और ये अल्फा बॉन्ड हो गया, ये बीटा, ये नया कार्बन बॉन्ड बना है रेड वाला, और बीटा पर लगा देंगे आप OH। जिस कार्बोनिल कंपाउंड ने एज ए इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो काम कर रहा है उसके CO को आप कर देंगे OH। इतना आप कर लीजिए पहले, और फिर जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल था उस पर जो भी अल्फा पे R लगा था उसको आप यहाँ लगा देंगे, और जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था कार्बन कंपाउंड का, उसके R को आप यहाँ बीटा पे लगा देंगे ऐसे। उदाहरण के तौर पर ये है, तो ये इनोलेट है, इनोलेट के जैसे काम कर रहा है, और यही इसका दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफिलिक योग कर रहा है। तो ये आपने बना दिया CO, और ये मैंने अभी आपको बताया कि V हम बना देंगे और यहाँ पे लगा देंगे OH बस। अब अल्फा पे कौन सा ग्रुप लगा है वो आपने ये लगा दिया, ये जो हमने ग्रीन से शो किया हुआ है सर्कल से, तो ये हमने लगा दिया, ये 2 कार्बन हो गए 1 2, और इस बीटा पे हम कौन सा लगाएंगे, ये पूरा R जो रेड से हमने शो किया है। इस तरह से आप सीधा प्रोडक्ट को बना लेंगे। इसी तरह से ये है साइक्लोपेंटेनॉन, क्योंकि इसके अंदर भी हमने ये O बनाएंगे आप कीटोन, और फिर ये V, और फिर बीटा पर हाइड्रोक्सी। क्योंकि इसमें R की जगह पूरी रिंग है तो इसलिए हमने यहाँ पर रिंग लगा दी। और जब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स को क्षार की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकलकर अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कि संघनन। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इससे हम अगर जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हमें मिला है, अगर हम उसका सिलेक्टिव रिडक्शन कराना चाहते हैं CO ग्रुप का, तो हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा के एलाइलिक अल्कोहल प्राप्त करेंगे। और अगर हम सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन कराना चाहते हैं, रिडक्शन कराना चाहते हैं एल्कीन का, तो हम लेंगे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कार्बन। और अगर हम दोनों ही पाई बॉन्ड का CO का और एल्कीन का अगर हम कराएं अपचयन रिडक्शन, तो दोनों हो जाएंगे। तो ये हम लेंगे अब कैटलिस्ट, निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराएंगे। अब एल्डोल में तो क्योंकि हम 2 एक जैसे कार्बन कंपाउंड लेते थे और तो हमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलते थे, किंतु अगर हम 2 अलग अलग कार्बन कंपाउंड ले लें तो हमें मिलता है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, और उससे हमें कितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 4।
तो क्रॉस एल्डिहाइड रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो कौन से 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे ये इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा एल्डिहाइड एज ए इनोलेट काम कर रहा है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल। हालांकि क्रॉस एल्डिहाइड की कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं है क्योंकि इससे हमें 4 यौगिक मिलते हैं। तो लेकिन कौन से 4 मिलेंगे, ये आप कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, इसको हम समझते हैं। ये है एसिटाल्डिहाइड और ये है प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो एक अगर न्यूक्लियोफाइल एक न्यूक्लियो एनिलोइड की जैसे काम कर रहा है और एक कर रहा है काम एज ए इलेक्ट्रोफिलिक CO। तो पहले आप बना लें बी एज ए इनोलेट। तो अभी जैसे हमने सीधा प्रोडक्ट बनाया था हम वैसे ही लिखेंगे। हमने ये CO, मैंने कहा था CO हम लिखेंगे जो इनोलेट वाला है, और ये हम बनाएंगे V, यहाँ लिखेंगे OH, और इसके अल्फा पर कौन सा R है वो आप लगा देंगे। अल्फा पे ये R है, ये हम अल्फा पे लगा दिया, और यहाँ पे जो OH पे लगाएंगे आप, वो इसका जो भी R था वो था CH3। अब हम बनाएंगे BA, यानी कि B तो जो है एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक CO और A कर रहा है एज ए इनोलेट। तो A को हम लेना है, B बनाया, OH लगाया। इस OH पे आप ये जो पूरा R है, इस बीटा पे जो भी, यहाँ बीटा वाले कार्बन, इस वाले कार्बन पर जो भी R है न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक CO का, वो लगा देंगे। और यहाँ अल्फा पे हम लगाएंगे इसका, अल्फा पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ये बन गया BA। तो ये तो हुआ क्रॉस एल्डिहाइड क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये खुद के साथ भी तो कर सकता है ना सेल्फ कंडेंसेशन, कि इसी का इनोलेट इसके ही इलेक्ट्रोफिलिक CO पर अटैक करे। तो बस बिल्कुल वैसे ही प्रोडक्ट बना दीजिए। ये V बनाइए, एक तरफ O लगाइए, एक तरफ OH लगाइए। जहां हमने O लगाया है यानी कि जो इनोलेट है उस पर जो भी अल्फा पे जो भी ग्रुप है वो हम यहाँ लगा देंगे, कुछ ग्रुप नहीं है, और बीटा पे हम लगा देंगे CH3। इसी तरह से आप BB बनाएंगे। BB में भी आपने ये बना दिया पहले V अल्फा बीटा, इधर OH इधर CO। इसके अल्फा पे कौन सा ग्रुप लगाया CH3, तो हमने लगा दिया CH3, और यहाँ पे इसके कौन सा लगाया पूरा CH2 CH3, वो ऐसे हमने लगा दिया। किंतु इसकी उपयोगिता क्रॉस एल्डिहाइड की नहीं है क्योंकि 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसको उपयोगी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो ये है फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। तो इसलिए हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे फिर भी यहाँ पर। तो ये हमने लिया प्रोपेनॉल्डिहाइड, इससे हमें इनोलेट मिला, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक करेगा और ये हमें मेन प्रोडक्ट मिलेगा। किंतु ये जो इनोलेट बना, अब ये खुद के दूसरे मॉलिक्यूल पर संघनन करके ये प्रोडक्ट भी बना सकता है। तो इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं एक प्रोडक्ट में। वो कैसे, कि हम मेनली लेते हैं पहले रिएक्शन मिक्सचर में बेस और वो एल्डिहाइड जिसके पास इनोलेट हाइड्रोजन नहीं है, और फिर थोड़ा सा अमाउंट हम डालते हैं दूसरे वाले एल्डिहाइड का जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमें मेन प्रोडक्ट 80 से 85% हमें ये वाला एल्डोल प्राप्त हो जाता है। फॉर्मल्डिहाइड का संघनन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हालांकि फॉर्मल्डिहाइड के पास हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, किंतु ये अल्फा हाइड्रोक्सी की कार्बन कंपाउंड्स बनाता है। डाइल्यूट बैरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनन करके एल्डोल प्रोडक्ट बनाएगा, और फिर इसका फर्दर फिर सम्मिलित हो जाता है ये और फार्मोस बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये वो अग्निक कंपाउंड देंगे जिनके पास CH3 CO समूह हो, और या कोई ऐसा समूह हो जो CH3 CO में बदल जाए। तो ये क्षार की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया करके हैलोफॉर्म बनाते हैं। तो पहले एक मॉलिक्यूल का योग होता है, एक मोनो हैलोजनेटेड हो जाता है, फिर 2 हैलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं H, और फिर तीनों ही हाइड्रोजन Br से मतलब सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो इसकी क्रियाविधि को हम समझते हैं। ये भी इनोलेट के द्वारा होती है। पहले बेस ने जब प्रोटोन आया तो उसने प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट किया और ये बना इनोलेट, जो कि अन्नाद द्वारा स्थायी हो जाएगा। अब इनोलेट बनने के बाद ये अब जो हैलाइड है इसके ऊपर अटैक करता है, हैलोजन के ऊपर, और ये इस हैलाइड को पॉजिटिव को ले लेता है, और नेगेटिवली जो एक्स है नेगेटिव वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर Cl या हैलोजन निकल जाता है, और इस तरह से मोनो सब्स्टिट्यूटेड आपको कीटोन मिलता है।
यहाँ ड्राइविंग फोर्स ये रहता है क्योंकि अब ये हैलोजन की वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो अब ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है और प्रोटॉन इजीली निकल जाता है बेस के द्वारा। और अब फिर इनोलेट हमें मिलता है, फिर ये इनोल इस ब्रोमीन को इससे एक एक्स निकालकर और एक हैलोजन यहाँ पर ऐड हो जाता है, तो इस तरह से हमें डाई हैलो कीटोन मिल जाता है। और फिर अब दो हैलोजन की वजह से रिएक्शन और फास्ट हो जाती है और ये प्रोटॉन बहुत एसिडिक हो जाता है कि तीनों ही हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। और ये जो अब हमें ट्राई हेलो कीटोन हमें मिला, अब इसके ऊपर बेस की उपस्थिति में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और फिर ये ड्राइविंग फोर्स है, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, CH3 ये बाहर निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और इस तरह से हमें एसिड और आयोडोफॉर्म मिलेगा। और ये फिर फर्दर बेस की प्रेजेंस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और हैलोफॉर्म हमें प्राप्त होता है। ये अब एक प्रॉब्लम मैंने आपके साथ यहाँ पे शो की हुई है, इसे आप लोग सॉल्व करें सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये एसिटल्डिहाइड है, इससे ये प्रोटेक्ट बन रहा है। आपको इसकी क्रियाविधि लिखनी है, ये आपको करना है और ये करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।